भाई गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग। पढ़ना स्टार्ट करें। शिक्षा के ऊपर लास्ट टॉपिक आ गया था और लगभग सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ चुकी। बताओ, हरियाणा में पहली हरियाणा की पर्सनल जो हमने डेवलप की यूनिवर्सिटी पहले बनाया HAUCCS 1991 7th PM। कौन सी लोकसभा? छठी लोकसभा, जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार, जिसके 2 लीडर बने। क्या हो गया? बॉटल गिरना कोई ऐसा बड़ा कोई कारनामा तो था नहीं कि इस पे इतना शोर मचाना था। चलो ध्यान से सुनो, इसको पूरा करके आज अगला टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत थोड़ा सा टॉपिक बच गया ये। तो कौन सी लोकसभा के पीएम थे ये? लेकिन पीएम का नंबर था 7वां, और हमने देखा था ये 1970 में बन गई थी। फिर इसके हेर फेर में हमने देखा बहुत सारे संस्थान खुलते गए, बनते गए। एक नेशनल लेवल का 1955 में तुम्हारे यहाँ कुछ ट्रांसफर होके आया था, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बना तो था 1923 में, लेकिन आपके यहाँ 1955 में आया, जिसने पहली बार IVF तकनीक से एक भैंस का बच्चा, जिसको नाम दिया गया प्रथम, और फिर क्लोनिंग से नाम पड़ा। ये जिंदा रह गई थी, जो पहली थी वो समरूपा, ये मर गई थी 5 दिन बाद। गरिमा ने जन्म दिया महिमा। तो अगर सक्सेसफुल कहेंगे क्लोनिंग तो वो गरिमा है, लेकिन पहला प्रयास जो किया गया वो समरूपा। समरूपा 5 दिन बाद ही मर गया था ना क्लोनिंग से। ये प्रथम जो था ये अलग है, ये IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, जबकि ये 2 एग्जाम्पल हैं क्लोनिंग के। और ये फिर क्लोनिंग से जन्मे भैंस का बच्चा, जिसका नाम दिया गया महिमा। हमने पढ़ा था डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सबसे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने यहाँ कहाँ थी? मार्कंडेय विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेय। कहाँ खुली थी ये? मुलाना, अंबाला। आज अगर देखें तो ढेरों यूनिवर्सिटी प्राइवेट हम जानते हैं, जिसमें OP जिंदल है, अशोका है, SRM है, GD गोयनका है, अंसल है ना, APJ सत्या है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज। लेकिन हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो बड़े लेवल पे हैं, गुरुग्राम और अब सोनीपत। इसका कारण भी हम समझ सकते हैं ना, है लगभग हर जिले में, लेकिन इनमें स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा थी और धीरे धीरे कहाँ बढ़ रही हैं। इसका लॉजिक भी हमें पता है। राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी, जो 2000+ एकड़ में ऑलरेडी आ गया है और जिसका टारगेट है 5000 एकड़, कभी भविष्य में इसके ऊपर काम करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि हमारा रोहतक भी बहुत आगे था पढ़ाई लिखाई के मामले में। हमारी यूनिवर्सिटी MDU, इसके अलावा पंडित BD शर्मा, जिससे एफिलिएटेड कॉलेज एक करनाल और एक नल्हार मेवात में, तो रोहतक भी बहुत आगे था। इसी तरह कल हम पढ़ रहे थे हिसार में ढेरों रिसर्च सेंटर थे, याद है तुम्हें? हमने पढ़ा था अगर भैंस पे भी रिसर्च करते हैं तो वो हिसार में, लेकिन भैंस की क्लोनिंग हमने कहाँ की? करनाल। NDRI अपना काम करती है, ये हिसार वाला सेंटर अपना काम करता है। हमने कल हिसार में देखा था ढेरों चीजों पर, जिनमें 1-2 अगर तुम्हें याद हो। एक्वायंस, कौन थे ये? अश्व। इसके अलावा भैंस पर था, भेड़ पर था। देश याद है तुम्हें भेड़ वाला? ऑस्ट्रेलिया की मदद से, और भैंस में 2 ने मदद की हमारी, एक इजराइल और एक ब्राजील। ब्राजील की मदद किस में थी? एम्ब्रियो में। और इजराइल की मदद थी कैटल फीड सुधारना है, या हमें दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, और कोल्ड चेन में। इन दोनों ने हमारी मदद की है। और इनसे मदद लेने वाला सेंटर कौन सा है अपना? जो हिसार का केंद्रीय भैंस के ऊपर जो सेंट्रल लेवल पे अनुसंधान और रिसर्च टाइप के काम करता है। ये सब चीजें कल हमने पढ़ ली थी। आज शायद हम पंचकुला पढ़ने वाले थे। देखो जरा, सुपवा जितना मुझे याद है लास्ट पढ़ा था हमने। पेज नंबर बता दो। 224 पर है, ठीक है। देखो 23 कंप्लीट था कल रोहतक वाला,
हमने रोहतक ऊपर पढ़ा था ये सुपवा। सुपवा की क्या खास बात है? हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाती है। फाइन आर्ट्स का काम है क्या तुम्हारे पास? 4 काम थे सुपवा में, फाइन आर्ट्स, टीवी, अर्बन टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के भी 3 सेंटर थे, सुपवा में भी है, एक NID भी है और एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन भी है। ठीक है, चलो पेज नंबर 224 पर पंचकुला पढ़ना था आज से हमें। पंचकुला में हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड, ये पंचकुला में बनाया हमने 1 अगस्त 1969 को। तो हरियाणा का स्टेट का कृषि मार्केटिंग बोर्ड कहाँ बना रखा है आपने? अगला है हरियाणा कृषि राज्य प्रमाण एजेंसी, जिसमें कृषि के ऊपर आप प्रमाणीकरण स्टैंडर्ड को मापते हैं। 1976 पंचकुला। हरियाणा बीज विकास कॉरपोरेशन भी पंचकुला 1974। हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड 1974। आयुष योगा सेंटर, कल हमने आयुष को डिटेल में जाना था। आयुष का मतलब था आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। देखने में ये 5 है लेकिन इसमें 6 कवर कर दिए, क्योंकि योगा ने नेचुरोपैथी भी कवर किया। यू से क्या था ये? यूनानी। एस मतलब था सिद्ध और एच मतलब होम्यो और वाई मतलब योगा, ए मतलब आयुर्वेद। आयुर्वेद के देवता कौन थे? धन्वंतरी। धनतेरस उन्हीं की याद में। चलो आगे पढ़ते हैं। तो आयुष योगा सेंटर, ये भी पंचकुला। गन्ना अनुसंधान 1932 में, यानी आजादी से पहले ही गन्ना अनुसंधान। वैसे गन्ना ज्यादा है आपके यमुनानगर में, गन्ने का रीजनल सेंटर आपका करनाल में भी है, लेकिन यहाँ आपने गन्ना अनुसंधान आजादी से पहले पंचकुला में। करनाल पे आ जाओ, बड़े बड़े कई सेंटर करनाल में हैं। कोई यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है ना, कल्पना चावला के, जिसका एफिलिएशन है पंडित BD शर्मा, जिसने एक और कॉलेज एफिलिएट कर रखा है नल्हार, शहीद हसन खां मेवाती। करनाल फटाफट पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पशु और भैंस अनुवांशिकी संस्थान, पशु भी और भैंस भी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955, ये किसका जिक्र कर रहे हैं? NDRI, जो बना था 1923 में। यहां लिख लो NDRI। अगला है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ को व्हीट एंड बार्ले लिख देंगे एग्जाम में, यहां लिख लो व्हीट एंड बार्ले। गेहूं और जौ, इंसान ने सबसे पहले याद है जौ ही खाना स्टार्ट किया था, गेहूं उसको बाद में पता चला था। तो गेहूं और जौ। क्या धान का भी अनुसंधान करता है क्या हरियाणा? धान का हिसार 1970 और गेहूं और जौ का करनाल में, ये याद रखना है, ये टिक कर लो। गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ले लिख लो यहाँ, रिसर्च सेंटर है ये 1978। इसी के पास लिखो धान अनुसंधान 1970 हिसार। यही मेन फूड है हमारे, धान यानी चावल और गेहूं और बार्ले या जौ। तो गेहूं और जौ इकट्ठे कर दिए करनाल में और धान कर दिया हिसार। वो पहले बना 70 में और ये बने 1978 में, उसके 8 साल बाद। चलो इंपॉर्टेंट में है ये गेहूं जौ। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI लिख लो यहाँ, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI। इसी के पास लिख लेना, मिट्टी लवणता के पास। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आर आए तो तुम समझ जाओगे। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, मिट्टी में कितनी लवणता है, कम या ज्यादा, मिट्टी लवणता अनुसंधान CSSRI। ये इंपॉर्टेंट में है मिट्टी वाला। 1969 में, गांधी के 100 साल बाद, मिट्टी लवणता। डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च 1978, व्हील रिसर्च। ये कोई बहुत बड़ा कामकाज नहीं है, इसके बारे में ज्यादा मिला भी नहीं कहीं, बहुत ढूंढा मैंने कि इसके ऊपर बहुत डिटेल में बातचीत नहीं थी, पर फिर भी परेशान करने के लिए पूछ लेंगे। हरियाणा में डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च कहाँ स्थित है? करनाल। NDRI करनाल में है। इसके अलावा क्या है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी, गेहूं और बार्ले या जौ। धान कहाँ है? हिसार वाला पहले बना 70 में, ये 78 में। और व्हील के ऊपर कुछ आ जाए तो भी करनाल टिक करना, व्हील रिसर्च। प्रथम NCC अकेडमी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की जो अकेडमी है, ये घरौंडा में खोली गई। घरौंडा कहाँ है? करनाल।
2016 पहली एनसीसी अकेडमी बड़े लेवल पर। सोनीपत पे आ जाओ, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान है मुरथल में। मुरथल में, हाँ बिल्कुल, मुरथल का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे सोनीपत की तरफ आते हैं, वहां बड़ा बड़ा लिखा है भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान। ये टिक कर लो, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान मुरथल में। और IIIT जिसके ऊपर कई सालों से काम चल रहा था, ये क्या है, IIT या IIIT? हाँ, IIT का एक्सटेंशन कैंपस कहाँ बनेगा? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। ये अलग चीज है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIM IIT बहुत बड़ी चीज होती है, आपके यहाँ IIT है नहीं, इसका एक्सटेंशन लेके आएंगे। किसका एक्सटेंशन? दिल्ली का। लेकिन आपके यहाँ खुद का डेवलप किया जाएगा IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कहाँ बनेगा? सोनीपत। सोनीपत के पास किलोहड़त गांव जो है, वहां के लोगों को जमीन एक्वायर करके और अब कुछ प्रतिशतता उनको भी दी जाएगी कि उनके गांव के बच्चे यहाँ आके पढ़ सकें। ये बड़ी चीज है IIIT का सोनीपत में बनना। ये टिक कर लो, IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, अच्छा 2014। अगला देखो, निफ्टेम, कल पढ़ा था ना निफ्टेम। क्या था निफ्टेम? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? जो बिजनेस करते हैं, और ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा, वित्तीय संकट भी आ सकता है, या तो बहुत ज्यादा कमा लेंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन समझ लो अपनी भाषा में। चलो ये टिक कर लो, निफ्टेम ये 2012 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा हाँ, ये कल भी ये डाउट था ना, ये एक पेन देना मुझे। हाँ नहीं ठीक है, कल भी उस लड़के ने बात उठाई थी, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगी। 2002 है, क्योंकि हो सकता है कागजों में पहले बना हो, फिर बनने में टाइम लग गया हो। मैं कल इसको बता दूंगी। क्या, कौन से पेज पे लिखवाया था मैंने? इसी पे मैं कल देख के बताऊंगी, क्योंकि वो कल भी एक लड़का यही बात कह रहा था कि पीछे 2012 है। मैं देख के बता दूंगी, 12 आएगा, 14 आएगा, 2000। चलो मैंने सर्कल लगा लिया, कल मैं इसको देख के बताऊंगी। भिवानी पे आ जाओ, पशु रोग निदान प्रयोगशाला। पशु सबसे ज्यादा पहले भिवानी में ही तो थे, जब तक भिवानी बटा नहीं था। तो पशु रोग निदान प्रयोगशाला 1978 में। गेहूं और जौ पे अनुसंधान भी कब किया था? 78 में। कहाँ किया था? करनाल। और धान वाला हिसार, वो 70 का है। हिसार में 70 में HAU भी बनी थी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसी साल धान पे भी काम कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, फरीदाबाद में राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट सब समझते हैं ना, पेस्ट जो ये बेल और इनमें कीड़े लग जाते हैं ना, पेस्ट बोलते हैं इनको। पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहाँ बना है? ये फरीदाबाद में। सिरसा में टिक कर लो, ऊंट प्रजनन केंद्र। ऊंट, जैसे हमने भैंस पे कहाँ काम किया? करनाल और हिसार। करनाल में NDRI में, और हिसार में तो भैंस का रिसर्च का काम है ही। ऐसे ही ऊंट का काम हमने सिरसा। भेड़ का कहाँ किया? और अश्व का भी हिसार में किया। भेड़ का, ये ऊंट का अलग याद रखना, सिरसा। झज्जर बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI, लिख लो यहाँ, NCI नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। इसका उद्घाटन करने खुद PM आए थे, इसलिए न्यूज में रहा था ये। और किसका पार्ट बनाया ये NCI? पहले हमारे देश में ना एम्स बस एक था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये कहाँ था? ये दिल्ली में था, सफदरजंग अस्पताल। बहुत बड़ी बिल्डिंग है एम्स की। ये रोड है, यहाँ सफदरजंग का अस्पताल। रोड के इधर हॉस्पिटल है और इधर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कई बार इस अस्पताल में ऐसे केसेस आते थे जो डॉक्टर्स की समझ में ही नहीं आते थे, तो वो इसको फिर रिसर्च के रूप में देखते थे कि क्या बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए इसके पास ये एम्स डेवलप किया। पहले पूरे देश में सिर्फ एक एम्स था,
लेकिन कुछ साल पहले सरकार को लगा जैसे बिहार से उठ के कोई आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, क्योंकि एम्स जैसा सेंटर कहीं था ही नहीं। तो सरकार को महसूस हुआ कि आबादी लगातार बढ़ रही है, लोग टैक्स भी देते हैं, तो लोगों को सुविधा भी मिलनी चाहिए, इसलिए एम्स बढ़ाए जाने चाहिए। और इसी एम्स को बढ़ाने के चक्कर में हरियाणा में भी 2 एम्स की परमिशन मिल गई, जिनमें से एक तो चल पड़ा झज्जर वाला और एक रेवाड़ी। कई साल पहले से रेवाड़ी में कह रहे हैं एम्स बनेगा, 22वां एम्स बनना था, लेकिन फिर वही भाई जमीनी विवाद, कभी कोई डिपार्टमेंट आता है कभी कोई। फाइनली 2021 का एंड आते आते सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अब लगभग काम पूरा है और आने वाले 2-3 सालों में आप देखोगे एम्स रेवाड़ी भी बनकर तैयार होकर काम शुरू कर देगा। तो प्रेजेंट में कहें तो आपके यहाँ सिर्फ एक रनिंग कंडीशन में है, लेकिन कौन सा भी बनने के कगार पर आ गया, रेवाड़ी। तो हरियाणा में 2 एम्स इस हिसाब से हो जाएंगे, एक झज्जर में एक रेवाड़ी। ये झज्जर तुम्हें याद है, मातन हिल में एक स्कूल भी बनने वाला था, कौन सा था, सैनिक। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आने वाले समय में झज्जर की बहुत ग्रोथ होगी। झज्जर लगातार न्यूज में है, झज्जर में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा आने वाले कुछ समय में, क्योंकि देखो एम्स बनने का मतलब अब यहाँ तक लोग आएंगे। और मेट्रो ने ये टारगेट बना लिया कि दिल्ली को किससे जोड़ना है, झज्जर, और दिल्ली का एक पॉश इलाका द्वारका, और झज्जर के रूट पे मेट्रो चलेगी। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जहां जहां मेट्रो जाएगी उसकी कीमत बढ़ेगी। तो हरियाणा की कीमत बढ़ने वाली है आने वाले कुछ सालों में। हम 10 साल पहले जनगणना में क्या कहते थे कि सबसे कम आबादी झज्जर में बढ़ी, झज्जर के लोग बाहर चले जाते थे, अपने यहाँ कोई आता नहीं था। लेकिन अब अगले 10 सालों में तुम देखना, देखते देखते झज्जर में आबादी जाके बसना स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप देखो, जहां एम्स होगा वहां कितना कामकाज भी तो बढ़ेगा भाई। मेडिकल चीजें बहुत सारी चाहिए होती हैं, कितनी दुकानें बनेंगी, कितने लोग यहाँ आएंगे, उनको ठहरने के लिए कोई ना कोई कमरे, धर्मशाला या होटल्स टाइप की चीजें, फिर वो खाना पीना खाएंगे तो कितना राशन लगेगा। यानी एक बहुत बड़ा शहर की तरह विकसित होने वाला है आने वाले समय में। कौन सा जिला अपना, झज्जर। एम्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ये टिक कर लो। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 2014 बाड़सा, ये एम्स में ही बना है, NCI, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। इसके बाद है एटॉमिक, एटॉमिक बहुत बड़ी चीज होती है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जसौर खेड़ी बहादुरगढ़, ये भी किसका पार्ट है, झज्जर का। तो एटॉमिक एनर्जी को डबल टिक कर लो। तुम्हारे यहाँ क्या इससे यूरेनियम से या इस तरह से कुछ बिजली बनाने का काम है? गोरखपुर में क्या नाम था उसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इकलौता कहाँ लगा था और इसकी कितनी यूनिट लगनी है? 4 यूनिट। मैंने ये डिटेल में बताया था, 700 गुणा 4, 2800 मेगावाट। ये हमने पढ़ा था, इसका भी विरोध किया गया था ना शुरू में, लेकिन फिर अब इसकी यूनिट्स मतलब लगभग कंडीशन में आ गई है। मैंने आपको सन भी लिखवाए हुए हैं इसके। चलो जल्दी से पढ़ेंगे अगला। तो अगर एटॉमिक रिसर्च सेंटर आ जाए, एटम से, न्यूक्लियर से और एटम से 2 को याद कर लेना। न्यूक्लियर पूछे फतेहाबाद और एटॉमिक रिसर्च सेंटर पूछे झज्जर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जसौर खेड़ी झज्जर बहादुरगढ़। राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान, क्या है ये, हार्ट, हार्ट से जुड़ा संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एम्स का ही पार्ट मान लो, बाड़सा। तो नेशनल हार्ट रिसर्च सेंटर लिख लो यहाँ, नेशनल हार्ट रिसर्च सेंटर। हार्ट भी है यहाँ, एम्स भी है, कैंसर इंस्टीट्यूट भी है, और अब मेट्रो भी आ जाएगी, तो अपने आप ही ग्रोथ कर जाएगा झज्जर। नेक्स्ट देखो, एम्स 2012, एम्स 2 जगह फाइनल हुआ था, कहाँ कहाँ, एक झज्जर में जो चल पड़ा और एक रेवाड़ी। यहाँ लिख लो, ये बात लिखो, माजरा ब्रैकेट में रेवाड़ी में 22वां एम्स बनना है। अब 2021 के अक्टूबर नवंबर में सीएम का बयान था कि हमने काम पूरा कर लिया। माजरा रेवाड़ी, माजरा जगह जगह होते हैं गांव, माजरा कहाँ का, रेवाड़ी, यहाँ बनेगा एम्स। कौन से नंबर का एम्स होगा ये, 22वां। बहुत सालों पहले कह दिया था केंद्र सरकार ने बना लो, लेकिन टाइम बनना और कहना ये 8-10 साल का गैप आ जाता है। आगे पढ़ो इसमें, एम्स में, एम्स 2012। कुरुक्षेत्र पे आ जाओ, कुरुक्षेत्र का NIT और NID याद है तुम्हें? NIT पहले बना था 2002 में और NID 2016। ये डिजाइनिंग, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIT NID।
ये टिक कर लो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT लिख लो शॉर्ट में 2002, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग उमरी गांव 2016 NID लिख लो, यहाँ शॉर्ट दोनों लिख लेना NIT NID। और कुकुट रोग, कुकुट क्या होते हैं? मुर्गी और इस तरह की चीजें ना, इसको पोल्ट्री बोल देते हैं। इनकी रोग जांच प्रयोगशाला भी कुरुक्षेत्र में है। तो मुर्गी पालन का काम तो पूरे राज्य में है, लेकिन इनकी रोग जांच प्रयोगशाला हमने कहाँ बनाई? कुरुक्षेत्र में। ये सारे समझ में आ गए? तुम्हारे डिजाइनिंग का स्टेट लेवल का कहाँ है? फाइन आर्ट्स का कहाँ है? ये किसके अंडर है? सुकवा। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ है? ये ऊपर 3 चीजें लिख लो, जल्दी से लिखो, ऊपर 3 लाइनों में लिखो। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, राज्य स्तरीय स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये कहाँ है? रोहतक। ब्रैकेट में सुपवा लिख लेना ताकि तुम्हें याद आए कि क्या था ये। सुपवा का मतलब पता है ना क्या? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। कब बना था? 2014 में। इसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा लिखना NID, किस लेवल पे है ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ये कहाँ पर है? हाँ, ये NID और NIT कुरुक्षेत्र में है। और तीसरा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, ये सोनीपत। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, इसको वुड भी लिख देते हैं, ये सोनीपत में। तो डिजाइन के ऊपर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र या तो रोहतक और या तो सोनीपत। वर्ल्ड कहेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें पैसा देश ने लगाया, इसमें पैसा हरियाणा ने लगाया, इसलिए इसके आगे स्टेट आया, इसके आगे नेशनल आया। और ये किसी ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके कि भाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छी आपको सुविधाएं मिल जाएंगी पैसा खर्च करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संचार और पत्रकारिता, पेज 147 निकालो जरा, यहीं रख के हाथ, और 147 और देखो, ये सेम टॉपिक वहां भी है। 147 पे देखो जरा, मिल गया? ये इकट्ठा कराऊंगी, इसको अभी नहीं करा रही, जब 147 करेंगे ना पत्रकारिता संचार वाला, तब ये उसी दिन यहाँ भी करा दूंगी। सब सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तुम आओ सीधे अब इसी 224 पेज पर, ये वाला पोर्शन अभी छोड़ दो, ये जब पत्रकारिता पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। नीचे आ जाओ, एक टेबल है, हरियाणा के प्रमुख तकनीकी शोध संस्थान, ये एजुकेशन के हैं जो हम पढ़ रहे हैं। पहला टिक करना, पेज 224 पर लास्ट, NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये 1995 टाइपिस्ट की मिस्टेक है, क्या लिखना था? 1955 लिख लो यहाँ। 1923/55, 23 इसलिए क्योंकि बना था, और 55 इसलिए क्योंकि हरियाणा के करनाल में आया था। बीच की सारी कहानी हमें पता है। समरूपा क्या था? पहला क्लोन्ड भैंस का बच्चा। गरिमा क्या है? क्लोन्ड जो जीवित रही, और महिमा उस क्लोन्ड से पैदा हुआ ना भैंस का बच्चा, और पहला IVF वाला प्रथम था। ठीक है, अगला पॉइंट टिक करो, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। अभी क्या लिख के आए हम? CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ शॉर्ट में फिर लिख लो CSSRI। 1969, गांधी के 100 साल बाद कहाँ बना है ये? करनाल में, लिखा ही हुआ है यहाँ। गेहूं अनुसंधान, गेहूं और क्या था? जौ, बार्ले, व्हीट एंड बार्ले, कहाँ था ये? करनाल। और हिसार में क्या था? धान का। 1970, ये 78, ये टिक कर लो। गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल 1978, यहाँ लिख लो व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ। और यहीं लिख लो धान अनुसंधान हिसार 1970। ये पेपर में याद नहीं आते, इकट्ठे लिख लेना फिर याद आ जाएंगे। धान अनुसंधान संस्थान 1970 हिसार। अगला देखो, राष्ट्रीय समन्वित नेशनल लेवल पे जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, कहाँ है ये? फरीदाबाद। पेस्ट मैनेजमेंट, जहां आबादी ज्यादा है वहां पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, तो पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? फरीदाबाद में।
राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल, ये 84 लिखा है ना, 84-85 एक ही है। इससे अगली लाइन देखो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल, ये सेम है, लिख लो यहाँ सेम, इनमें कोई अंतर नहीं है। 1985 टिक कर देना, 85 ना मिले 84, कागजों में 84 था, बनते बनते 85 आ गया। शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण जो किताबें छापता है, क्या नाम था? SCERT, लिख लो फटाफट से यहाँ, 1979 गुड़गांव में। NCERT अलग है, देश का है वो, 1979, ठीक है, गुड़गांव। अगले पेज पर आ जाओ। IIM कहाँ है ये? रोहतक, 2009, लिख लो यहाँ फटाफट से, 2009 IIM। और IIT का कैंपस है तुम्हारे यहाँ? एक्सटेंशन कैंपस बनेगा सोनीपत में, लेकिन IIT कहाँ बनेगा? किल्होड़द गांव सोनीपत में। अगला टिक करना, फिल्म एंड टेलीविजन, जैसे ही फिल्म आए टीवी आए, सुपवा याद कर लेना। फिल्म एंड टेलीविजन, फैशन डिजाइन, फाइन आर्ट्स, प्रोफेशनल स्टडीज, यहाँ लिख लो सुपवा, SUPVA, सुपवा, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, तो विजुअल जो दिखाई दे उसमें ये नाच गाना ये सब आ गया। अगर पूछे हरियाणा में फाइन आर्ट्स का है कहीं पर, तो तुम कहोगे सुपवा, सुपवा फाइन आर्ट्स देखता है, फिल्म टीवी देखता है, डिजाइन देखता है। यहाँ रोहतक के पास सुपवा लिख लो। अगला है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कहाँ है ये? सोनीपत में। कितने हजार एकड़ में? 2026 में, ना याद रहे 2000, टारगेट 5000 का, पर अभी 2000 में कर रहे हैं इसको। उच्च शिक्षा संबंधित प्रमुख योजनाओं पे आ जाओ। एजुसेट प्रोजेक्ट, एजुसेट, इसमें किस चीज का यूज करेंगे? हाँ, इसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे। सैटेलाइट से चीज चल एक जगह रही है, लेकिन दिखाई अलग अलग दिशाओं में। बहुत अच्छी चीज है ये, पढ़ के देखो। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2006, जो कि हमारा बालिका वर्ष था, और हमने कोई यूनिवर्सिटी भी इसके आसपास, BPS, भक्त फूल सिंह, बताना फूल सिंह जी ने, भक्त फूल सिंह जी ने भैंसवाल में काम कब किया था? 1900, मैंने लिखवाया नहीं था ये, जल्दी से ऊपर 3 बातें लिखो, शायद तो लिखवाया था, मुझे तो याद है। मैंने भैंसवाल वाला पॉइंट लिखवाया ही नहीं तुम्हें, मैंने अपने आप तो लिखे थे ये सारे पॉइंट। चलो जल्दी से लिख लो, फिर लिखो 1920 गुरुकुल भैंसवाल, 1920, ये भक्त फूल सिंह की बातें हो रही हैं, BPS लिख लेना। 1920 गुरुकुल भैंसवाल, आधारशिला स्वामी श्रद्धानंद जी ने रखी। 1920 गुरुकुल भैंसवाल सोनीपत में, आधारशिला स्वामी श्रद्धानंद जी ने रखी। श्रद्धानंद जी के तो भाषण सुन के ये बदले थे, पहले क्या थे ये? पहले पटवारी थे, और इन्होंने बहुत सारा पैसा उस टाइम पे गलत तरीके से ले लिया था, जो वापस किया पंचायत के सामने। 1920 गुरुकुल भैंसवाल, आधारशिला किसने रखी? स्वामी श्रद्धानंद। इन श्रद्धानंद जी ने एक यूनिवर्सिटी बना रखी है कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इनके पास लिख लो ब्रैकेट में, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। आप अगर कभी ये रामदेव के इसके पास गए हो ना, क्या बना रखा है रामदेव ने? पतंजलि योगपीठ, उससे ऑपोजिट साइड में थोड़ा पहले पड़ती है गुरुकुल कांगड़ी, ऐसे जंगल से के बीच में है। किसने बनाया था ये? श्रद्धानंद जी ने। उन्हीं श्रद्धानंद जी ने कहाँ आके नींव रखी? हमारे हरियाणा के भैंसवाल। किसके कहने पर? BPS, भक्त फूल सिंह, वो मानते थे इनको। नेक्स्ट लिखो 1936 खानपुर में गुरुकुल, 1936 खानपुर में गुरुकुल। तो 2 गुरुकुल बने, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए। भैंसवाल वाला लड़कों के लिए था और खानपुर वाला लड़कियों के लिए, जहां आज यूनिवर्सिटी है वो। यहीं लिख लो 1939 हैदराबाद सत्याग्रह में भी योगदान दिया BPS ने, यानी भक्त फूल सिंह जी ने। हैदराबाद सत्याग्रह 1936, 39 है, ठीक है, 36 नहीं 39, 36 में तो वो गुरुकुल पे थे। 39 में हैदराबाद संघर्ष, इसमें भी काम किया। तो 3 चीजें याद रखनी है इनकी, तुम्हें इनका वो तो याद ही होगा, डेट ऑफ बर्थ 1885 से 1942, भारत छोड़ो आंदोलन बताया था ना, और एक कांग्रेस बताया था। इनका मर्डर हुआ था क्योंकि कौन सा आंदोलन चला रहे थे? शुद्धि।
इनसे चिढ़ने वाले लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलके कहाँ इनका मर्डर कर दिया था? बीपीएस में, भक्तपूल सिंह यूनिवर्सिटी में। ये तीनों पॉइंट लिख लिए, 19, 20, 36, 39। चलो वापस आते हैं हम जहाँ पढ़ रहे थे। चलो एजुसेट पे पहुंचो वापस से। 2006 कौन सा वर्ष था एजुसेट वाला? बालिका वर्ष। अगला पॉइंट देखो, इस परियोजना का उद्देश्य सैटेलाइट द्वारा शिक्षा प्रदान करना। इसको अंडरलाइन कर लो, सैटेलाइट द्वारा, यानी बहुत पहले से चल रही है सैटेलाइट वाली शिक्षा। एजुसेट, एजुकेशन सैटेलाइट के द्वारा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज स्तरीय शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में शिक्षा का प्रसारण किया जा रहा है। एजुसेट प्रोजेक्ट की शुरुआत सॉफ्ट स्किल योजना के अंतर्गत की गई। क्या तुम जानते हो सॉफ्ट स्किल क्या होती है? हाँ, सॉफ्ट स्किल में क्या आती है? इसमें मेन आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातचीत, है ना, बातचीत। जैसे हरियाणा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ की भाषा है लठमार, है ना। मेहमान भी आए, कोई अगर यूपी साइड से कोई आए तो सोचेगा यहाँ के लोग गुस्से में आते हैं। गुस्से में नहीं आते, यहाँ प्यार से भी ऐसे ही बात की जाती है। हमारे यहाँ बातचीत का ढंग बहुत ज़्यादा, कौन सी बोली बोलते हैं यहाँ? और खड़ी बोली का मतलब ये बात बहुत खड़ी, ऐसा लगेगा जैसे गुस्से में है। इस खड़ी बोली को थोड़ा सॉफ्ट बनाना पड़ेगा और इसीलिए धीरे धीरे आपके यहाँ सॉफ्ट स्किल्स के डेवलपमेंट पे काम किया गया। और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कों की तो जबान वैसे भी थोड़ी मोटी और भारी होती है। तो कहा पहले लड़कियां अच्छे ढंग से बोलना सीख जाएं, उसके बाद काम करेंगे। एक अच्छी बात ये हुई कि आपके गुरुग्राम में ढेरों विदेशी लोगों ने अपने सेंटर्स बना दिए और जिन लोगों ने कहा भाई इंडिया में लेबर सस्ता है, बस इनकी जबान पे थोड़ा सा काम कर लो, अच्छी बना लो, तो यहाँ लेबर बहुत सस्ता है। और इसीलिए बहुत सारे बीपीओज यहाँ आके और यहाँ से लोगों को काम देने लग गए। हमें भी फायदा हुआ क्योंकि इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतने लोग 10वीं करके जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो थोड़ा सा सीख लो एक तरीका बात करने का। ये इंग्लिश स्पोकन क्लासेस तभी तो चली हैं पिछले 10-20 सालों से। ये कारण क्या था? ये क्या सिखा देते हैं? कम्युनिकेशन। सरकार ने कहा हम भी काम करेंगे और हम कॉलेजेस में इनके ऊपर काम करेंगे, तो उसी के तहत एजुसेट यानी सैटेलाइट से क्लासेस दी जाएंगी। ये टिक कर लो, सॉफ्ट स्किल योजना। सॉफ्ट स्किल योजना नीचे ही आ जाओ, अगली हेडिंग। यहाँ कम्युनिकेशन पे काम होता है, बातचीत करने के ढंग पे, कम्युनिकेशन स्किल। 2005-6 अंडरलाइन करना, हरियाणा के 6 सरकारी कॉलेजों में ये योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य छात्रों के ज्ञान की क्षमता में वृद्धि करना, उन्हें संप्रेषण मतलब हाँ अपनी बात कहना, कौशल, अंतरवैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल। जैसे तुम लोगों ने देखा हो बहुत सारे जो अच्छे लेवल के इंटरव्यूज होते हैं ना, उनमें कई बार जीडी भी करा देते हैं, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, मान लीजिए 5-6 लोगों का एक ग्रुप है, वो आपसे बात नहीं कर रहे जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपको एक टॉपिक देंगे और आपको उस पर बातचीत करनी है। अब बातचीत करना और दिमाग में विचार आना दो अलग बातें हैं। बहुत सारे लोगों के पास विचार होते हैं लेकिन उनके पास अच्छी भाषा नहीं होती। विचार अच्छे हैं पर बोल नहीं पाते। जैसे राहुल गांधी को देख लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके पास सबसे बड़ी कमी क्या है? और मोदी जी के पास सबसे बड़ा हुनर क्या है? बस यही खेल है। मोदी जी कुछ भी कहेंगे लोग मान लेते हैं, चाहे उनके मन को पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। और राहुल गांधी कितना ही अच्छा विचार लाए, वो इसकी कमी में मार खा जाता है। अब ये भाषा कितना बड़ा रोल प्ले करती है, इसी से तुम्हें दिख गया होगा। हिटलर नंबर 1 कैसे बन गया था? कहते हैं जब हिटलर बोलना स्टार्ट करता था ना, तो हर आदमी, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा उसकी बात को ध्यान से सुनता था। दुनिया के बेस्ट ओरेटर्स में हिटलर का भी नाम था। ओरेटर समझते हो? भाषण देने वाले। तो ये एक कला है, ये सबके पास नहीं है। और जिसके भाषा पे अच्छी पकड़ है ना, यकीन मानो वो अपना काम भी बहुत अच्छा निकाल सकता है, क्योंकि ये सारा खेल ही भाषा का है। अब जिसको भाषा बोलनी नहीं आती, विचार अच्छे हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये अच्छी बात है कि भाषा विकसित की जा सकती है आसपास के वातावरण से। एनवायरनमेंट से भाषा आती है, किताबों से भाषा आती है, सुनने से भाषा आती है। जैसे अब तुम में से कोई ऐसा मुझे नहीं लगता क्लास में होगा जिसने प्रेमचंद पढ़ लिया होगा, कबीर पढ़ लिया होगा। ऐसे कहाँ तुम्हारे पास टाइम रखे हैं ना? हाँ, ये पढ़ लेने चाहिए। ये इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि इनसे तुम्हारी क्या विकसित हो जाएगी? भाषा।
अभी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम 12वीं तक जो टाइम खराब करके आए हो ना, कायदे से तो ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। जैसे हम लोग अब गांव में सोच रहे हैं, गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी डेवलप करेंगे पूरी, जिसमें प्रेमचंद की या जितने बड़े बड़े नाम तुमने सुने हैं उन सब की किताबें रखेंगे, भगत सिंह की भी, प्रेमचंद की, लाला लाजपत राय की, विवेकानंद की। इससे क्या होगा, अब देखो अभी भी सुन नहीं रहे हैं, इनकी भाषा कैसे विकसित होगी। अब कम से कम सुन लो। तो देखो, इनको तो मैंने नहीं कहा, इनकी सॉफ्ट स्किल ठीक ठाक है, तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब सुन लो मेरी बातों को, जब भी मौका मिले ना, जब तुम नौकरी में लग जाओ, तब कम से कम कोशिश करना कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो। सिर्फ नौकरी लगना ही सब कुछ नहीं होता, हमारे अंदर दिमाग में ना विचार भी अच्छे होने चाहिए। अगर नौकरी लगना ही सब कुछ होता तो उस टाइम पे जब देश परतंत्र था और सुभाष चंद्र बोस को स्वर्ग की नौकरी मिल गई थी, सिविल सर्वेंट बन गए थे 4थे रैंक पर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अगर कहीं सिविल सर्वेंट बन के जीवन काट देते तो ना मैं कभी उनका नाम लेती ना तुम जानते। आज हम ये भी जानते हैं कि वो कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे, वो 4th रैंक पे आए थे, उन्होंने देश के लिए बेहद काम किया, अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी देश के लिए। तो जो ये बड़े बनते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि हम सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, लेकिन ये सब बड़े बनते हैं विचारों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के। इसलिए जब भी मौका मिले अच्छी किताबें पढ़ लेनी चाहिए, या कम से कम जो पढ़े लिखे लोग आए ना उनको सुन ही लिया करो। कई बार परिमल सर यहाँ लोगों को बुलाते हैं तो कोशिश किया करो उनको सुन लो, क्योंकि वो भी ज्ञान के भंडार है। जितने बुढ़े और एज्ड लोग होते हैं ना पढ़े लिखे, इनको ध्यान से सुनना चाहिए। ये और 5-7 साल हमारे बीच में फिर ये चले जाएंगे। जो अब पीढ़ी तुम्हारे साथ आगे बढ़ रही है ना, उसमें ज्ञान की नितांत कमी है। तुम्हारी पीढ़ी में जो तुमसे 20-30-40 साल, जो हमसे 20-30 साल बड़े हैं ना, उनके दिमाग में इतनी बातें, इतना ज्ञान है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई उनको सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए जब तक हम यहाँ कहीं ना कहीं देखा होगा तुमने, बड़े बड़े से लोगों को बुलाते हैं, वो जो मुंह से बोले ना, सोचा करो ये ज्ञान है, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ के उनके दिमाग में सब बातें बैठी हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हर बड़े आदमी को ध्यान से सुना जाए। चलो जल्दी से पढ़ेंगे, सॉफ्ट स्किल क्या करवाएगी। 2005-6 में हरियाणा के 6 सरकारी कॉलेजों में योजना, इसका उद्देश्य क्या था? छात्रों के ज्ञान की क्षमता में वृद्धि करना। इसको अंडरलाइन कर लो, ज्ञान बढ़ाना सबसे पहली प्रायोरिटी, और उन्हें संप्रेषण कौशल, अंतरवैयक्तिक कौशल, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और ITES क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण। यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिख लो यहाँ। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, E मतलब एनेबल्ड सर्विसेज, एनेबल्ड, इसका मतलब वो इस काबिल बन पाए कि वो IT में अपनी सर्विसेज दे सकें। अब IT के फोन जो होते हैं ना इनके, ये इंटरनेशनल लेवल पे कॉल्स होती हैं यहाँ से बड़े बड़े सेंटर्स में। अब मान लो तुम अपनी अंग्रेजी ऐसी बोलो लठमार, तो विदेशियों की समझ में कैसे आएगी? इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करना पड़ेगा। चलो आगे देखो, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी योजना कितने एकड़ में है प्रेजेंट में? 2026 में, लिख लो यहाँ 2026 एकड़। और बड़ी बात है, यहाँ टेक्नो पार्क बनेगा, टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नो पार्क, लिख लो यहाँ ये भी। CM ने इनॉग्रेशन किया था, खट्टर ने, 2018 में, टेक्नो पार्क। तो पूछ लेंगे हरियाणा में किस एरिया में टेक्नो पार्क की स्थापना होगी? हरियाणा के सोनीपत, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। फटाफट पढ़ो पहला पॉइंट। इस योजना की शुरुआत 2006 में, लेकिन पत्थर कब रखा था? 2012 में जाके, जब पहला कि भाई अब हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। 5-6 में कागजों में आ गई थी। देखो जरा इसमें टिक कर लो, 2006 में सोनीपत के कुंडली नामक स्थान से। नेक्स्ट पढ़ना, जिले की ये योजना उच्च और प्रौद्योगिक शिक्षा, जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें काम करेगी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका नाम होगा NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। NLU किसके नाम पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी का ही नाम क्यों लिया? लॉ के सबसे बड़े ज्ञाता ही ये थे हमारे देश में। यहां लिख लो NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना दी है। इंग्लिश लैब पे आ जाओ। कॉलेजेस में उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं हेतु इंग्लिश लैब, लड़कियों के लिए। मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी भाषा, इसके प्रयोग के लिए शिक्षा प्रदान करना। महिला छात्रा सशक्तिकरण योजना, कॉलेजेस में इनके लिए कॉमन रूम्स वगैरह बनाए गए। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में महिला कक्ष की स्थापना।
इस योजना का उद्देश्य स्त्री पुरुष संबंधित विषयों के विषय में छात्रों को उचित जानकारी प्रदान करना। जो हमारा ये रेशो बहुत खराब था ना मेल फीमेल का, इसके कारण भी। अगले इसमें आ जाओ, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप योजना, इसमें एमफिल पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप देनी थी। इस योजना के अंतर्गत एससी एसटी के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एमफिल पीएचडी करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप। ये योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य पे आ जाओ, स्वास्थ्य में तुम्हारी सरकार कुछ कर रही है? क्या कर रही है हमारी सरकार? सरकार का कहना है स्वास्थ्य आपके द्वार। हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे पीएचसी बना दिए, पब्लिक हेल्थ सेंटर, बहुत सारे सरकारी जितने ये अस्पताल थे ना, इनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चला दिए कि आपको ये सुविधा फ्री और वो सुविधा फ्री। पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, सरकार ऐसा दावा करती है। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है। पहला पॉइंट देखो, हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया, जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु पंजीकरण, अंडरलाइन कर लो, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2001 लागू की गई। तो हर किसी को बर्थ का भी और डेथ का भी सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट चेक करना, सरकार द्वारा विशेष रूप से मलिन मतलब बहुत खराब, स्लम जनसंख्या को लक्षित करते हुए शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन, दुनिया में पूरे इंडिया में गांवों में स्वास्थ्य मिशन है। आपके हरियाणा ने किसमें चलाया है? शहरों में। बहुत बड़ी बात है ये। राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। किस लेवल पे चलाया इसने? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या शहरी? हाँ, तो ये देखो कितनी खराब हालत की शहर में भी चलाना पड़ा। इसको यूं भी देख सकते हैं कि शहर में भी चलाना पड़ रहा है, शहर में भी इतनी ज्यादा बदहाली है। तो पहला राज्य बने, राज्य में प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर शहरी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया। ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट छोड़ दो, नीचे आ जाओ। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, ये कहते हैं सरकारी संस्थान जितने हैं ना, ये सरकारी अस्पताल, इनमें मुफ्त इलाज मिलेगा। ये मुफ्त इलाज सरकार देती है या टैक्स के पैसे से है? तो ये टैक्स का पैसा किसने दिया? सरकार हमसे पैसा लेके और हमें ही कहती है देखो फ्री में दे रहे हैं। कोई सरकारी संस्थान फ्री नहीं चलता। जितने स्कूल हैं इन सब के नाम पर आपने और मैंने पैसा दिया, जो आपको पता भी नहीं होगा। एजुकेशन सेस भरते हो तुम, कहीं तुम रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हो ना, तो उसमें SGST CGST एजुकेशन सेस में भी जाता है। टोटल का 4%, जिसमें से 3 देते हैं ऊंची शिक्षा के लिए और 1 देते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए। आप ये देखो, आम आदमी की जेब से ही पैसा निकाला जाता है और यहीं से आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो जब भी कभी ये नाम सुनो कि सरकार फ्री कर रही है, तो समझ लेना फ्री कुछ नहीं है। ये किसका पैसा है सारा? और टैक्स का बोझ किसके कंधों पे होता है? हमेशा आम आदमी के। इसलिए सारी चीजें आपकी जेब से ही निकलती हैं। ये फटाफट से पढ़ लो। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, इसके अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 7 प्रकार की सेवाएं फ्री हैं। सर्जरी, प्रयोग जांच, डायग्नोस्टिक्स, OPD, दवाइयां, परिवहन। लेकिन ये कब हैं? जब आप सरकारी अस्पताल की लाइन में 4-4 घंटे खड़े रहेंगे, फिर एक पर्ची बनेगी, फिर वो कहेंगे जी ये वाला टेस्ट वहां होगा, वहां फिर जाओगे, 4 घंटे खड़े रहोगे। अस्पताल में जाने वाला आदमी स्वस्थ होता है या बीमार होता है? उस बीमार को 4-4 घंटे कितने दिन तक खड़े रखोगे? आदमी थक हार के क्या सोचेगा, छोड़ यार प्राइवेट में दिखा लूं। अपनी बूढ़ी माँ को ले जाके तुम 4 घंटे लाइन में कैसे खड़ी रखोगे? और मान लो तुमने कह दिया भाई आप यहाँ बैठो मैं खड़ा हूँ, 4 घंटे आप एक लाइन में, फिर 4 घंटे आप ब्लड टेस्ट की लाइन में भी लगोगे क्योंकि वहां भी लाइन है, फिर 4 घंटे आप दूसरे टेस्ट में, तो पूरा दिन निकल जाएगा, आपके 2 टेस्ट नहीं होके देंगे। और क्या कह रहे हैं कि हम मुफ्त दे रहे हैं। ये तो सिर्फ उनको जाना पड़ता है बेचारों को, जो क्या करें कि कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो 200 रुपए की पर्ची नहीं बनवा सकते। अदरवाइज गांव का भी हर आदमी तुम देखना सरकारी में जाने से बचता है। हर आदमी सोचता है माँ बाप बीमार हैं तो प्राइवेट में दिखा लूं, क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना ऐसा असलियत में नहीं है। ये सब टेस्ट होते हैं पर इन टेस्ट को होने में महीने 15 दिन बाद की डेट मिलेगी। दर्द आज हो रहा है बहुत ज्यादा पथरी का, लेकिन ऑपरेशन होगा जी 4 महीने बाद, उससे पहले डेट ही नहीं है। तो ऐसे कौन तड़पाता रहे, इसलिए लोग इनका यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखो, सीमित नकद रहित चिकित्सा सेवा योजना 2017 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए आरंभ की गई।
6 गंभीर स्थितियों के लिए लागू, 5 लाख की राशि निर्धारित। दीनदयाल नवजात शिशु सुरक्षा योजना, तो इसमें सेकंड लाइन टिक कर लो। सभी माताओं नवजात को शिशु देखभाल किट प्रदान करने की योजना। क्षय रोग, टीबी, जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो दुखी करता है, इस पर नियंत्रण के लिए 5 जिले फरीदाबाद, गुड़गांव, जींद, करनाल, सोनीपत में राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम लागू। इसके लिए एक वो भी होता है ना, DOTS डॉट्स पर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, जिसमें 6 महीने गोलियां खानी होती है। प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को, गर्भवती महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा 1500 रुपए की राशि वित्तीय सहायता। और लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, राज्य में 1 नवंबर 2003 से स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। बेहतर बनाते बनाते 19 साल तो हो गए, तुम्हें दिख गई होगी कितनी बेहतर बना दी इन्होंने 19 सालों में। अगला पेज तो कंप्लीट हो ही गया। एक पत्रकारिता वाला टॉपिक रह गया जो मैं अगले चैप्टर में जब वो पढ़ाऊंगी तब पढ़ा दूंगी। चलो।